वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कथा वेनुका कथा, जिसका मतलब है कहानी के पीछे कहानी। कहानी की समरी ये है कि एक मूवी में एक्टिंग करने वाले कुछ आर्टिस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं। तो आर्टिस्ट कैसे गायब हुए, किसने किडनैप किया, क्या कहानी है इसके पीछे, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को किशोर और काव्या नाम के दो बंदे अपनी गाड़ी के जरिए से शायद अपने घर पर जा रहे होते हैं। किसी रास्ते पर आने के बाद इनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से किशोर अपनी गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है। उसी वक्त बारिश होने की वजह से काव्या भी छाता निकालकर बाहर आती है। थोड़ी देर के बाद इसी रास्ते से रवि और राजू नाम के दो बंदे अपनी गाड़ी के जरिए से गुजरने लगते हैं। अब किशोर की गाड़ी को देखकर ये दोनों अपनी गाड़ी से उतरकर किशोर की मदद करने के लिए इसकी गाड़ी के पास आते हैं। अब वो दोनों तो शायद दारू पी रखी होती है, तभी उन दोनों की नजर काव्या पर पड़ती है। उसके बाद क्या था, किशोर के सर पे जबरदस्त वार करके ये दोनों काव्या को अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर एक के बाद एक बलात्कार करने लगते हैं। बलात्कार करने के बाद रवि और राजू काव्या के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर फाइनली इसके ऊपर पेट्रोल डाल के मार देते हैं बेचारी को। दूसरे सीन में सारी टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि शहर में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। दिन ब दिन लड़कियों की लाशें सिटी के आउटस्कर्ट्स पर पाई जा रही है। आखिरकार पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और कितने मासूम लड़कियों की जान जाने के बाद पुलिस कल्प्रिट को पकड़ेगी। डीजीपी वो न्यूज सुनने के बाद एसपी को बुलाकर कहने लगता है, अरे यार दिन ब दिन इन मीडिया वालों को टॉर्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये केस सीबीआई के हाथों में चला जाएगा। अब इस केस को एक ही बंदा सॉल्व कर पाएगा और वो है सत्या। तुम फटाफट से सत्या को विजयवाड़ा से हैदराबाद बुलाओ। तो इस तरह से दूसरे ही दिन एसीपी सत्या डीजीपी से मिलने के लिए आता है। डीजीपी सत्या को केस के सारे डिटेल्स बताते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है सत्या, तुम इस केस को जरूर सॉल्व कर दोगे। अब तक कोई भी केस नहीं जो तुमने अनसॉल्व किया। इस तरह से केस की फाइल देने लगता है। खैर दूसरे सीन में रवि और राजू के आदमी इन दोनों के पास आकर यही बात कहने लगते हैं कि भाई हमने सुना है कि शहर में एक नया पुलिस ऑफिसर आया है जिसका नाम है सत्या। अब तक उसके हाथों से कोई भी कल्प्रिट बच नहीं पाया। हम लोगों को ये सारे काम कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए। राजू भी कहने लगता है, हाँ रवि, मैंने भी उस पुलिस ऑफिसर के बारे में बहुत सुना है, बस कुछ दिन की बात है ना। इस तरह से ये दोनों कुछ दिन क्राइम ना करने का डिसाइड कर लेते हैं। दूसरे सीन में इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर अश्विन को दिखाया जाता है और अश्विन की ख्वाहिश ये होती है कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बने। इसके पास एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। इस कहानी को हर एक प्रोड्यूसर के पास ले जाकर सुनाते रहता है, लेकिन हर प्रोड्यूसर अश्विन की कहानी में कोई ना कोई चेंजेस करने के लिए कहता है। कोई कहता है मूवी में आइटम सॉन्ग रखो, तो किसी प्रोड्यूसर को कोई सीन पसंद नहीं आता। लेकिन अश्विन अपनी कहानी में कोई भी बदलाव नहीं चाहता, जिसकी वजह से एक अच्छे से प्रोड्यूसर की तलाश में होता है। और इसी तरह अश्विन शैलू नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। मौका देखकर एक दिन अश्विन अपने माँ बाप को लेकर शैलू के घर पर आता है शादी की बात करने के लिए। एक्चुअली शैलू और कोई नहीं, अश्विन की मामा की बेटी होती है। शैलू का फादर कहने लगता है कि मैंने भी इन दोनों की बचपन में सोच लिया था कि बड़े होने के बाद इन दोनों की शादी करवा दें, लेकिन बहना अश्विन तो अभी तक सेटल नहीं हो पाया। वो सिनेमा के पीछे भाग रहा है और इसी तरह इसने अभी तक एक मूवी को भी डायरेक्ट नहीं किया। चलो अश्विन, मैं तुमको एक और मौका देता हूँ। मैं तुमको 1 साल का टाइम देता हूँ। इस 1 साल के अंदर तुम एक अच्छी सी मूवी बनाकर उसे हिट करवा दो, तब मैं शैलू की शादी तुमसे करवा दूंगा। इस तरह से शैलू का फादर शर्त रखने लगता है। तो अश्विन बेचारा अपनी कोशिश में लगा रहता है। इसी दरमियान में एक दिन अश्विन का फ्रेंड अश्विन को लेकर काव्या कंस्ट्रक्शन के ओनर रामाकृष्णा के पास जाता है। एक्चुअली रामाकृष्णा को भी मूवी से बहुत लगाव होता है। इसकी विश होती है कि ये कोई अच्छी सी मूवी को प्रोड्यूस करे। अश्विन रामाकृष्णा के पास आकर अपनी मूवी की कहानी को सुनाने लगता है। ये कहानी रामाकृष्णा को बहुत पसंद आती है। अश्विन से कहने लगता है, अच्छा ठीक है, हम दोनों ये मूवी जरूर करेंगे, लेकिन मेरा बजट तो 1 CR ही है, क्योंकि मैंने बाकी सारा पैसा दूसरे वेंचर में इन्वेस्ट कर दिया है। क्या तुम 1 CR में मूवी बना पाओगे? अश्विन कहने लगता है, हाँ सर जरूर, क्यों नहीं। हम लोग ऑडिशन रख के नए चेहरों के साथ काम करेंगे तो मूवी बजट फ्रेंडली हो जाएगी। तो रामाकृष्णा बहुत खुश होकर अश्विन को 1 लाख की चेक देने लगता है ऑडिशन के काम करने के लिए। अश्विन बहुत खुश होकर यही खुशखबरी शैलू को सुनाने लगता है कि फाइनली मुझे एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल गया, अब बस कुछ महीनों की दूरी है। उसके बाद अश्विन ऑडिशन के काम में बिजी होने लगता है
अब दूसरी तरफ रवि और राजू को ये बात पता चलती है कि किसी जगह पर मूवी के ऑडिशंस हो रहे हैं। तो राजू को भी मूवीज का बहुत शौक होता है। रवि से कहने लगता है चलो ना हम दोनों भी उस ऑडिशन पर चलते हैं, मूवी लोकेशन पर जबरदस्त लड़कियां होंगी। तो इस तरह से रवि और राजू ये दोनों भी अश्विन के ऑडिशन पर जाकर ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। एक बंदा नेगेटिव कैरेक्टर करने लगता है तो दूसरा बंदा हीरो के फ्रेंड का कैरेक्टर। इस तरह से अश्विन फाइनली अपनी मूवी के लिए 9 आर्टिस्ट को सेलेक्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। बिना कोई रुकावट के जबरदस्त तरीके से मूवी की शूटिंग चलती रहती है। दूसरी तरफ डीजीपी सत्या को बुलाकर कहने लगता है कि जब से तुमने इस केस को अपने हाथों में लिया तब से एक भी क्राइम नहीं हुआ, लेकिन सत्या तुमने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की, आखिरकार तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आई? सत्या कहने लगता है कि सर लड़कियों को बलात्कार करके बेरहमी से मारने वाला एक बंदा नहीं है, वो एक गैंग है सर। अब तक जो भी लड़कियां मरी वो सारे के सारे एम्प्लॉयज थी। स्पेशली वो गैंग लड़कियों को फॉलो कर रहे थे। वो किस टाइम पर कहां पर जाते हैं, कब अकेले होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं पहले। उसके बाद वो गैंग पुरानी बंद पड़ी गाड़ियों के नंबर प्लेट को हासिल करके, मतलब उन गाड़ियों के नंबर्स को इस्तेमाल करके अपने गाड़ियों को टैक्सी बनाकर उन लड़कियों को पिकअप कर लिया करते थे। उसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उन लड़कियों का बलात्कार करके सिटी के आउटस्कर्ट्स में ले जाकर मार देते हैं। लेकिन सर आप फिक्र मत करो, उस गैंग को मैं किसी भी तरह से पकड़ लूंगा, बस एक छोटा सा क्लू चाहिए मुझे। दूसरी तरफ अश्विन की मूवी की शूटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद रवि और राजू अश्विन के पास आकर एक हल्के से पार्टी शार्टी मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग उसी रात किसी पब में जाकर अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। खैर और कुछ दिनों बाद रामाकृष्णा अश्विन को बुलाकर यही पूछने लगता है कि मूवी के काम कहाँ तक आए। अश्विन कहने लगता है कि सर बस 2 या 3 दिनों के बाद हमारे हाथ पहली प्रिंट आ जाएगी। और हाँ सर हमने पहले बात की थी ना कि मूवी प्रमोशन के लिए 50 लाख रुपए तो चाहिए। रामाकृष्णा कहने लगता है हाँ मुझे याद है, आज मेरे और मेरे पार्टनर्स के बीच एक छोटी सी मीटिंग है। एक छोटे से वेंचर में मैंने इन्वेस्ट किया, अगर वहाँ से पैसे आ जाएंगे तो मैं तुमको दे दूंगा, तुम पैसों की फिक्र मत करो। दूसरे दिन रामाकृष्णा अपने दोनों दोस्तों के पास जाता है अपने वेंचर का हिस्सा मतलब प्रॉफिट हासिल करने के लिए। लेकिन रामाकृष्णा की ये 2 दोस्त रामाकृष्णा को धोखा देने लगते हैं। अरे रामकृष्णा क्या तुमने साइन करने से पहले पेपर्स को नहीं पढ़ा? वेंचर में के नीचे के फ्लोर्स हमारे हैं और ऊपर के तुम्हारे। नीचे के सेल हुए हैं, ऊपर के अभी तक सेल नहीं हुए। रामकृष्णा कहने लगता है अरे यार ये क्या बात हुई, हमने पहले ही बात कर लिया था ना कि नीचे के फ्लोर्स मेरे हैं और ऊपर के तुम्हारे, अब तुम लोग अपनी बात पर कैसे मुकर सकते हो? लेकिन वो दोनों उल्टा रामकृष्णा को ही बहुत डांटने लगते हैं। अरे यार तुमने बिना पेपर्स को पढ़े साइन कर दिया, इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी क्या है? रामकृष्णा बहुत मायूस होकर अश्विन को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि अश्विन अब हमारी मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने मूवी पर इन्वेस्ट कर दिया और उसी तरह कुछ पैसे मैंने वेंचर पर इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। अब प्रमोशन के लिए मेरे पास 50 लाख क्या 50,000 भी मौजूद नहीं है। अब मेरे सारे होप्स इसी मूवी पर है। अगर मूवी हिट होगी तो तभी मैं इन कर्जों से बाहर आ सकता हूँ। अश्विन कहने लगता है सर ये मूवी आपके लिए एक होप हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मूवी एक जिंदगी है। काफी सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी है इस मूवी से। आप फिक्र मत करिए सर, हम कुछ एडजस्ट करते हैं, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद अश्विन यही बात शैलू को जाकर बताने लगता है कि लगता है मेरी मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी, मेरे प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। अब मूवी का रिलीज डेट तो करीब आने वाला है। दूसरी तरफ सत्या जब केस की इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह पर जाता है तो एक गैंग सत्या पर अटैक करने लगती है। यहाँ पर जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन इसी दरमियान में सत्या के हाथ को जबरदस्त चोट आती है। ये जानने के बाद डीजीपी सत्या को कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है। सत्या कहने लगता है कि सर आप फिक्र मत करिए, बस मेरे हाथ को छोटी सी चोट लगी है, उसी गैंग ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसका मतलब वो लोग डर रहे हैं। खैर दूसरी तरफ अश्विन अपनी मूवी की परेशानी में बैठा रहता है कि मूवी की प्रमोशन कैसे करे। तो तभी इसकी मूवी में एक्टिंग करने वाली हीरोइन अमृता का फादर अश्विन के पास आता है। कहने लगता है अरे सर मेरी बेटी आपका नाम बोलकर सुबह से निकली थी, अभी तक घर वापस नहीं आई। अश्विन कहने लगता है अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, मूवी की शूटिंग खत्म हुए 1 महीना बीत गया। अमृता का फादर कहने लगता है नहीं सर, उसने आपका ही नाम लिया कि आपकी शूटिंग पर आ रही है। अब अश्विन पहले से गुस्से में होता है ना, अमृता के फादर को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं आई, पता नहीं किसके साथ घूम रही है, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह से रूडली बिहेव करने लगता है इसके साथ। तो गुस्से में आकर अमृता का फादर पुलिस स्टेशन पर जाता है अश्विन पर कंप्लेंट करने के लिए। पुलिस वालों से कहने लगता है कि मेरी बेटी एक हीरोइन है और आज सुबह से वो मिसिंग है, शूटिंग के लिए गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है
कि सेम अश्विन की मूवी में जिन लड़कियों ने एक्टिंग किया उन लड़कियों के पेरेंट्स भी इसी पुलिस स्टेशन के पास आकर अपनी बेटियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते रहते हैं कि इनकी बेटियां भी आज सुबह अश्विन का नाम लेकर घर से निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई और इन लोगों को अश्विन पर ही शक है। तो ये सुनने के बाद एसआई शॉक में रह जाता है। सो दूसरे दिन एसआई अश्विन को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। कहने लगता है कि तुम्हारी मूवी में एक्टिंग करने वाली 3 लड़कियां मिसिंग है। कल रात उन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पर आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। अश्विन कहने लगता है कि सर मुझे खुद ये बात सुनकर शॉक लगा और एक्चुअल बात यह है कि मेरी मूवी की शूटिंग तो 1 महीने पहले ही खत्म हो गई और पता नहीं क्यों उन तीनों लड़कियों ने मेरा नाम बोलकर अपने घर से निकले। अगर ये बात मीडिया वालों के पास गई तो मेरी मूवी का नुकसान होगा, उल्टा मुझे आपके पास आकर कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। तो अश्विन की बातों से एसआई को पता लग जाता है कि लड़कियों के मिसिंग केस में अश्विन का कोई हाथ नहीं। उसके बाद वो एसआई कांस्टेबल्स को बुलाकर अश्विन की मूवी में जिन जिन लोगों ने काम किया उन सारे लोगों से पूछताछ करने के लिए कहता है। तो कांस्टेबल्स उसी तरह से एक एक बंदे से पूरी की पूरी डिटेल्स हासिल करने लगते हैं। सो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस एसआई को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी मिस हो चुके हैं। मतलब रवि और राजू ये दोनों भी मिस हो चुके हैं। टोटली 5 लोग मिस हो चुके होते हैं। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि मूवी के 5 आर्टिस्ट मिसिंग हो चुके हैं। अब ये खबर देखने के बाद रामाकृष्णा फटाफट से अश्विन के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि अश्विन आखिरकार हो क्या रहा है। अश्विन भी यही कहने लगता है कि सर मुझे खुद आइडिया नहीं, पहले से ही मैं परेशानी में हूँ कि मूवी के प्रमोशन को कैसे किया जाए और ऊपर से एक और परेशानी, सिर्फ हमारी मूवी में ही काम करने वाले 5 बंदे गायब है और उन 5 ने मेरा नाम बोलकर अपने घर से बाहर निकले और गायब हो चुके। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को सिटी के आउटस्कर्ट्स में किसी लड़की की लाश पाई जाती है। सत्या क्राइम स्पॉट पर आकर इंस्पेक्शन करने पर यह बात पता चलती है कि किसी ने इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया और वो भी जलाकर। अश्विन की मूवी में जिन लड़कियों ने एक्टिंग किया उनके पेरेंट्स को बुलाकर शिनाख्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लाश उनकी लड़कियों की नहीं है। तभी ये बात जानकर अमृता का फादर क्राइम स्पॉट पर आता है डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। तो उसी जगह पर अमृता के फादर को अमृता की रिंग नजर आती है। ये देखकर अमृता का फादर बहुत फुट फुट के रोने लगता है कि मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी मर गई, यही मेरी बेटी है। अब वहीं पर भी अश्विन होता है तो ये देखकर शॉक में रह जाता है और उसी तरह सत्या भी। खैर दूसरी सीन में सत्या अश्विन को और अश्विन की मूवी में जिन जिन लोगों ने काम किया उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अपनी तरीके से इंक्वायरी करने लगता है। क्या मिस हुई उन तीनों लड़कियों के कोई बॉयफ्रेंड्स थे, रवि और राजू सेट्स में कैसे थे, इस तरह से सारे डिटेल्स हासिल करने लगता है। उसके बाद सत्या एसआई से कहने लगता है कि उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की तो मर गई और बाकी 2 लड़कियां शायद उसी गैंग के चंगुल में है। किसी भी तरह से उन दोनों लड़कियों को बचाना होगा। इस तरह से जो 5 लोग मिस हुए उन 5 लोगों का कॉल हिस्ट्री मंगवाने लगता है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्या को एक पुरानी फाइल मिलती है और ये भी एक लड़की का बलात्कार का केस होता है और इस केस में 2 ऑटो ड्राइवर्स सस्पेक्ट होते हैं। सत्या उन दोनों ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इन दोनों को बहुत डराने धमकाने लगता है। तो डर के मारे ये 2 ऑटो ड्राइवर्स अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि सर उस लड़की को हम नहीं मारा। उसी वक्त टीवी न्यूज चैनल में मीडिया वाले पुलिस वालों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं कि अमृता के मर्डर केस में पुलिस वाले अभी तक कुछ नहीं कर पाए। सत्या ऐसे कहने लगता है कि इन मीडिया वालों को और कुछ काम ही नहीं है, हम क्या चुप बैठे हैं यहाँ पर। एक काम करो, तुम इन दोनों ऑटो ड्राइवर्स पर केस फाइल करके कल मीडिया वालों को बुलाकर ऐलान कर दो कि हमने अमृता के कातिलों को पकड़ लिया। तभी वो ऑटो ड्राइवर्स सत्या से कहने लगते हैं कि सर हमने एक लड़की को बलात्कार करके मारा, लेकिन वो लड़की अमृता नहीं है, वो लड़की दूसरी है। सत्या इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है, पूछने लगता है क्या बकबक कर रहे हो, रिसेंटली मरी हुई तो एक ही लड़की है ना। वो दोनों कहने लगते हैं हाँ सर हम दोनों सच बता रहे हैं, वो लड़की एक्ट्रेस अमृता नहीं है। एक्चुअली हम दोनों एक दिन एक मंदिर के पास एक लड़की को देखा, उस लड़की को बलात्कार करने के इरादे से उसको अपने ऑटो में ले जाकर सुनसान जगह पर उसके साथ बलात्कार करके उसको जलाकर मार दिया। अब क्योंकि शहर में ऐसी ही लड़कियों की हत्या हो रही है ना, इसलिए हम दोनों ने उस लड़की को भी जलाकर मार दिया ताकि वो इल्जाम हम पर ना आए। यह सुनने के बाद सत्या शॉक में रह जाता है कि अगर वो लाश अमृता की नहीं है तो अमृता कहाँ पर है। उसके बाद सत्या अश्विन और रामाकृष्णा को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अश्विन को एक छापा लगाकर पूछने लगता है कि तुम्हारा फोन 2 दिन से स्विच ऑफ क्यों है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तुमने कहा था कि वो डेड बॉडी अमृता की है, लेकिन ये दोनों ऑटो ड्राइवर्स कह रहे हैं कि वो डेड बॉडी दूसरी लड़की की है जो उन्होंने बलात्कार करके मार दिया। तो इसी पूछताछ के दौरान तभी टीवी न्यूज चैनल में एक और जबरदस्त शॉकिंग न्यूज प्ले होने लगती है और वो ये है कि अश्विन की मूवी में काम करने वाला राजू मारा गया, किसी ने इसको मार दिया। ये न्यूज देखने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं।
सत्या को अश्विन पर शक होकर अश्विन से पूछने लगता है कि तुम्हारी मूवी में काम करने वाले लोग ही क्यों मारे जा रहे हैं, मिस हो रहे हैं, जिसका मतलब अमृता और राजू को क्या तुमने ही मारा? हत्यारा क्या तुम्हारी मूवी के अंदर है या तो फिर तुम ही हत्यारे हो? इस तरह से सत्या अपनी गन लेकर अश्विन पर पॉइंट आउट करने लगता है, उसको डराने धमकाने लगता है। तब जाके अश्विन कहने लगता है कि हाँ सर, ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। इस तरह से अश्विन सत्या को जो हुआ वो बताने लगता है। जब प्रोड्यूसर रामाकृष्णा अश्विन के पास आकर ये कहा था कि प्रमोशन के लिए इसके पास पैसे नहीं, तो अश्विन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। एक दिन अश्विन रवि, राजू, अमृता और बाकी 2 लड़कियों को अपने ऑफिस पर बुलाया और यही बात बताने लगा कि ये मूवी हमारे सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मूवी से हम सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर के पास प्रमोशन करने के लिए पैसे मौजूद नहीं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तुम 5 लोग 2 दिन के बाद ये कहकर अपने घर से निकल जाओ कि तुम 5 लोग मेरी शूटिंग पर आ रहे हो। उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाना, एक दूसरे के कांटेक्ट में मत आना। एक नया सिम ले लो, मैं खुद नए सिम से तुम लोगों को कांटेक्ट करूंगा। सो कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पर जाकर तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाएंगे। मुझ पर शक होकर मेरे ऊपर केस दर्ज होगा। देखते ही देखते ये खबर मीडिया में फैलने लगेगी, तो फुकट में हमारी मूवी का प्रमोशन होगा। सो वो 5 लोग अश्विन के प्लान को फॉलो करने लगे। सत्या अश्विन से पूछने लगता है, तो तुमने ये क्यों कहा कि वो लाश अमृता की है? अश्विन कहने लगता है, सर जब हमारी मूवी के बारे में सारी टीवी न्यूज़ चैनल में टेलीकास्ट हो रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे लोगों की जुबान पर हमारी मूवी की ही चर्चा हो रही है, लेकिन मैं इस मामले को और गर्म करना चाहता था। एक दिन अमृता के फादर मेरे पास आकर बहुत रोने लगे, तो मैंने उनको सच बता दिया, अमृता से वीडियो कॉल में बात करवा दी और उसी तरह मेरे एक और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा। और वो प्लान ये था कि उस दिन जिस लड़की की लाश पाई गई, अमृता के फादर से ये कहने के लिए कहा कि वो लाश अमृता की ही है। हमारा प्लान तो सक्सेस हो गया। सो अब झूठ बोलने के चक्कर में सत्या अश्विन को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शैलू और उसका फादर पुलिस स्टेशन पर आकर अश्विन को बेल दिलवा देते हैं। अश्विन शैलू और उसके फादर को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैंने जो कुछ भी किया मूवी प्रमोशन के लिए ही किया। खैर उसके बाद अश्विन रवि के साथ बैठकर चाय पीते हुए इसी के बारे में डिस्कस करने लगता है कि रवि तुम और राजू तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, क्या तुमको किसी पर शक है? रवि कहने लगता है, अगर मुझे किसी पर शक होता तो मैं उसको कब का मार चुका होता। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो तभी बयान में एक गैंग आकर रवि को मारने की कोशिश करने लगती है, इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। अश्विन बहुत ही मुश्किल से रवि की जान को बचा लेता है। खैर दूसरे दिन सत्या अश्विन और रामकृष्णा को बुलाकर केस के बारे में डिस्कस करते रहता है, तो उसी वक्त दूसरी तरफ एक गैंग रवि को मारने की कोशिश करने लगती है। रवि बहुत ही मुश्किल से उस गैंग से बचकर सत्या को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताने लगता है कि सर कुछ लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो सत्या अश्विन और रामकृष्णा को लेकर फटाफट से उस लोकेशन पर जाता है। तो पुलिस वालों को देखकर तब जाके रवि को तसल्ली होती है कि इसकी तो जान बच गई, लेकिन उसी वक्त रामकृष्णा रवि को स्टैब करके मार देता है। ये देखने के बाद सत्या और अश्विन के तो होश ही उड़ जाते हैं। अश्विन पूछने लगता है, अरे सर आपने रवि को क्यों मार दिया? तो रामकृष्णा दुखी होते हुए जो हुआ वो बताने लगता है कि रामकृष्णा की शादी होने के 10 सालों के बाद इसकी बेटी काव्या पैदा हुई। कुछ दिनों बाद रामकृष्णा की बीवी मर गई। उसके बाद काव्या ही रामकृष्णा की माँ बनने लगी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत केयर कर रहे थे और उसी तरह काव्या को मूवी से बहुत लगाव था। एक दिन काव्या अपने विश रामकृष्णा को बताई कि पापा हम भी एक दिन बड़ी सी मूवी बनाएंगे, तो रामकृष्णा भी इसके लिए ओके कह देता है। खैर एक दिन काव्या का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से काव्या के साथ रामकृष्णा शॉपिंग पर नहीं जाता। उस दिन रामकृष्णा काव्या के साथ इसका मामा किशोर को भेजने लगता है शॉपिंग पर। तो शॉपिंग खत्म होने के बाद जब किशोर और काव्या वापस अपने घर पर आ रहे होते हैं तो इन दोनों के साथ वो हादसा पेश आता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। रवि और राजू ने काव्या को मार देते हैं और किशोर के सर पे जबरदस्त चोट आने की वजह से वो काफी दिनों तक कोमा में होता है। जब यह बात रामकृष्णा को पता चलती है, बेचारा रामकृष्णा अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। सच सुनने के बाद सत्या और अश्विन भी बहुत इमोशनल होने लगते हैं। अश्विन पूछने लगता है, तो सर फिर आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी का मौत का कारण रवि और राजू है? रामकृष्णा कहने लगता है कि जब तुमने अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया था तो टीवी न्यूज चैनल में उन 5 एक्टर्स की फोटो छपी थी, उसमें रवि और राजू भी थे। तो उन दोनों की फोटो को देखकर किशोर पहचान लिया और तब तक किशोर थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था। किशोर फटाफट से रामकृष्णा के ऑफिस पर आकर यही बात बताने लगता है कि तुमने जिस मूवी को प्रोड्यूस किया उस मूवी में तुम्हारी बेटी के कातिल मौजूद है, रवि और राजू। यह सुनने के बाद रामकृष्णा यही सोचने लगता है, तो फिर अब रवि और राजू को कैसे फाइंड आउट करे कि वो कहाँ पर है।
उसी वक्त उसी ऑफिस में अश्विन का दूसरा फोन रिंग होने लगता है। मतलब उस वक्त राजू ने अश्विन को कॉल किया होता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कि अश्विन का प्लान सक्सेस हो रहा है। तो रामकृष्णा राजू से उसका एड्रेस का पता करके रामकृष्णा और किशोर वहां पर जाकर उसको मार देते हैं। और उसी तरह एक गैंग की मदद से रवि को भी मारने की कोशिश की, लेकिन अश्विन रवि को बचा लिया। उसके बाद सत्या रामकृष्णा पर गन पॉइंट आउट करने लगता है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अश्विन सत्या को रोकते हुए इससे फाइट करने लगता है। रामकृष्णा को अरेस्ट नहीं करने देता, सत्या को बहुत मार पीट कर इसके हाथ पैर बांध देता है। थोड़ी देर के बाद डीआईजी और वो एसआई यहाँ पर आते हैं और अश्विन को डांटने लगते हैं कि सत्या एक पुलिस वाला है और तुम एक पुलिस वाले पर कैसे हाथ उठा सकते हो। तो अश्विन इन लोगों को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि रवि और राजू का बॉस सत्या ही है। सत्या इन दोनों की मदद से अपने काम करवा रहा था, मतलब लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ बलात्कार करना, उन लड़कियों को मार देना। ये सब सुनने के बाद रामकृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। सत्या को जब मारने ही वाला होता है, डीआईजी रामकृष्णा को रोकने लगता है कि पहले से ही तुम 2 हत्या कर चुके हो, एक और हत्या करोगे तो तुम्हें मजबूरन मुझे गिरफ्तार करना होगा। डीआईजी अश्विन से पूछने लगता है कि तुमको सत्या पर ही शक क्यों हुआ। अश्विन कहने लगता है कि जिस दिन कुछ लोगों ने रवि को मारने की कोशिश की उस दिन मैंने रवि को फॉलो करने लगा कि आखिरकार रवि के दुश्मन कौन हो सकते हैं। तो तभी मुझे ये बात पता चली कि रवि का बॉस और कोई नहीं, ये एसीपी सत्या है। यह जानने के बाद डीआईजी सत्या से कहने लगता है, अरे सत्या, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, तुमको तो मैं एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर समझता था, लेकिन तुम तो पुलिस के भेष में एक क्रिमिनल हो। तभी अश्विन इन सारे लोगों को एक और शॉकिंग बात बताने लगता है। जब अश्विन सत्या को फॉलो कर रहा था तो इसको एक और बात पता चली कि सत्या का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विजय। मतलब फिलहाल जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वो रियल सत्या नहीं है, इसका जुड़वा भाई विजय है। एक्चुअली बचपन से ही सत्या पढ़ाई में नंबर 1 था, अच्छे काम करता, लेकिन विजय इसके क्वाइट ऑपोजिट था। हमेशा खेल कूद में लगा रहता, पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं जाता और इसी तरह जब जब अपने फादर की पॉकेट से पैसे भी चुराया करता था, जिसकी वजह से इसका फादर विजय को बहुत मारा पीटा करता था। एक दिन गुस्से में आकर विजय अपने पापा को ही मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब रिसेंटली जो रियल सत्या केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्या किसी जगह पर जाता है तो वहाँ पर सत्या को इसका जुड़वा भाई विजय नजर आता है। सत्या समझ जाता है कि इन सारे क्राइम्स के पीछे विजय का ही हाथ है। तो उस वक्त इन दोनों की भी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। सो विजय सत्या को जख्मी करके सत्या की प्लेस में आ जाता है। तो प्रेजेंट डे पर अश्विन रियल सत्या को इन सारे लोगों के सामने लाता है। ये देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। सत्या कहने लगता है कि अगर विजय जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह से अपनी गन रामकृष्णा को देकर उसे मारने के लिए कहता है। रामकृष्णा उसी तरह से मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।